evening to everyone. Yeah, this is 11th physics class. So let's move ahead with our laws of motion where we started. Let me share my screen. So do you guys remember where did we stop last time? What was the topic we were discussing? Can you write in the chat box? Anyone? So please let me know if you can see my screen. That's good. So hopefully you remember last time we started with the type of forces, four different type of fundamental forces. Then we solved this problem where we came to know about these three identical point masses are fixed symmetrically on the periphery of circle. Then we have obtained the resultant gravitational force on any point mass at the center of circle. And we have extended this idea to the if these masses are like infinitely large numbers. हमने ये last time देखा था. So let's start with some further discussion like contact and non-contact forces. Before that, let's see what is written here. Do you know unification of forces? Newton unified terrestrial related to Earth and hence to our daily life. Terrestrial is like हम जो daily forces रहते हैं जैसे gravitational force और related to Earth specifically, and celestial related to universe. So out of Earth और अर्थ के आजू बाजू में जो भी स्टार्स है या गैलेक्सीज हैं उनके कारण या आउटर स्पेस है उनके कारण जो भी फोर्सेस होते हैं. सो न्यूटन है यूनिफाइड. यूनिफाइड मतलब क्या है? दोनों को कंबाइन किया उन्होंने अंडर कॉमन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. उन्होंने सब चीजों को एक ग्रेविटेशन से जोड़ दिया. द एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरीज ऑफ ऑर्स्टेड and Faraday showed that electric and magnetic phenomena are in general inseparable. So उसके बाद जो डिस्कवरीज हुई जैसे 1777 एंड 1851 के बीच में ऑर्स्टेड करके साइंटिस्ट थे उन्होंने और फैराडे ने उन्होंने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना आर इन जनरल इनसेपरेबल लीडिंग टू व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना. तो आपने शायद 8th या 9th क्लास में ये सीखा होगा कि if suppose there is current in any wire, okay, I, then उसके बाजू में एक magnetic field होता है, right, in circular. And the similar principle, if there is magnetic force or magnetism around any body, then it draws a current. So दोनों अलग अलग जगह हैं. जैसे ये चीज है मोटर, सॉरी ये चीज है जो मोटर, सॉरी जनरेटर, जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसे जनरेट करने के लिए इस फिनोमेना को यूज किया जाता है. इलेक्ट्रिसिटी है, राइट. तो आपको पता होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें एक रोटर घूमता है. रोटर मतलब क्या है? एक शाफ्ट. एंड इट प्रोड्यूसेस करंट. ओके, सो ये फिनोमेना यहाँ यूज करते हैं. और
जो करंट के अंदर है, सॉरी, अगर किसी भी चीज के अंदर करंट जा रहा है तो वो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है आजू बाजू में। और इसके कारण, इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण शाफ्ट रोटेट होते हैं। तो ये प्रिंसिपल कहाँ यूज किया जाता है? मोटर्स में, जो हमने पंप या किसी भी जगह देखी होगी मोटर्स। तो यहाँ यहाँ से क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों कंबाइंड फोर्स है, मतलब एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते, ये उन्होंने दिखाया था। सो so this is a new branch, electromagnetism, right? There is not electricity or there is not only magnetism, it's electromagneticity. So electromagnetism and optics and further, like यहाँ तक फैराडे और ऑर्स्टेड थे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स आर यूनिफाइड बाय मैक्सवेल। मैक्सवेल भी एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स को यूनिफाई किया। यूनिफाई मतलब कंबाइन किया, and with the proposition that light is electromagnetic wave. So मैक्सवेल ने कहा, क्या कहा कि जो लाइट है, जो भी लाइट आती है, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। okay, so electromagnetic waves at different frequency, okay, which we can see. So uh, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पता होगा शायद, तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। फ्रीक्वेंसी के अनुसार अगर किया जाए तो हमें कुछ और वेवलेंथ, सॉरी, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी आर लाइक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में लाइट्स है जो विजिबल है, राइट? लाइट्स आर विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे भी है जो दिखाई नहीं देते, जैसे हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी, या हम मोबाइल में जो भी सिग्नल्स आते हैं, राइट, हम जो भी कॉल कर सकते हैं, सो दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो जनरली हम जो भी बात करते हैं फोन में, तो it get converted into electromagnetic waves and it will be transferred to one point to another point. Okay, so so this is electromagnetic waves, right? So उन्होंने ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यूनिफाई कर दिया। Einstein attempted to unify gravity and electromagnetism under general relativity but could not succeed. So Einstein बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक 1905 और 1907 में उन्होंने पेपर लिखे और उसके बाद उन्होंने बहुत स्टडी किया, एंड ही ट्राइड टू कंबाइन दिस ग्रेविटी and electromagnetic waves, but he could not succeed. The electromagnetic and the weak nuclear forces have now been unified as a electroweak forces. So जो electromagnetic waves हैं और weak forces हैं जो हमने पढ़े थे, तो वो भी लोग कंबाइन किए हैं, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने, तो इसे इलेक्ट्रोविक फोर्सेस कहते हैं। सो इस प्रकार से थेरीज को यूनिफाई करके उनकी स्टडी की जाती है। आप में से भी कोई अगर आगे कुछ फिजिक्स या इंजीनियरिंग में पढ़ के इसमें कोई भी थेरी है, जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड मे बी अनदर थेरी, राइट, यू कैन कंबाइन एंड यू कैन प्रपोज योर ऑन थेरी। आप अपनी थ्योरी प्रपोज कर सकते हैं, सो दैट आफ्टर मे बी 40-50 ईयर्स आपके नाम होंगे ऐसे बुक्स में। सो इस प्रकार से भी आप आगे जाके रिसर्च कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में डायरेक्टली। सो हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। uh, for some forces like gravitational forces, electrostatic forces, magnetostatic forces, physical contact is not essential condition. These forces exist even if the objects are distant or physically separated. Such forces are non-contact forces. So यहाँ देखिए क्या होता है, कुछ forces जो अप्लाई होते हैं उनके लिए उनके बीच कांटेक्ट होना ही जरूरी नहीं है। जैसे अभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर ये एक ब्लॉक माना जाए, तो इस ब्लॉक को अगर हम ढकेलना चाहते हैं, राइट, तो हम क्या करते हैं, हम उसके पर फोर्स लगाते हैं, राइट, हाथ से उसे धकेल देंगे। तो ये क्या हो गया? कांटेक्ट। हमने कांटेक्ट किया, उसको हमने हाथ से धकेला। सो दिस दिस इज कॉल्ड
कॉन्टैक्ट फोर्सेस. सो देर आर सम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो हमें पता ही नहीं चलती. जैसे अभी इस ब्लॉक को तुमने हवे में हवे में ऐसा टांग दिया और उस मतलब हवे में आपने पकड़ा है इन एयर, एंड देन आपने छोड़ दिया, तो वो क्या नीचे गिर जाएगा अपने आप. आपने किसी ने फोर्स लगाया नहीं. तो दैट वाज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट वाज नॉट कॉन्टैक्टिंग. मतलब वो ग्रेविटी किधर भी कॉन्टैक्ट नहीं कर रही, वो फोर्स हमें विदाउट कॉन्टैक्ट मिल रहा है. सो इसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं. वैसे ही मैग्नेटिक फोर्स होते हैं. हमने बचपन में देखा होगा कि मैग्नेट्स लेके खेलते थे, राइट. सो ऐसे दो मैग्नेट्स हैं. सो अगर ये इसका नॉर्थ पार्ट है और ये इसका साउथ पार्ट है, तो ये दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, राइट. अपोजिट फोर्सेस अट्रैक्ट. सो इस प्रकार के फोर्सेस है जो मैग्नेटिक फोर्सेस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. सो ये फोर्सेस नॉन कांटेक्ट है, वहां कोई कांटेक्ट नहीं है. फोर्सेस रिजल्टिंग ओनली ड्यू टू कांटेक्ट आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्सेस. जो भी कांटेक्ट के कारण होते हैं उसे कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं. All these are electromagnetic in nature arising due to some deformation. Normal reaction, forces occurring during collision. मतलब एक दो गाड़ी की टक्कर होती है, राइट. तो या कोल्यूशन के कारण तो जो भी फोर्सेस आते हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आते हैं. These are the two common categories of contact forces. मतलब friction is like always there is friction, right. Everything in this uh, earth has मतलब अगर हम एक चीज को दूसरी जगह मतलब एक पोजीशन से दूसरी जगह मूव करना चाहेंगे, there will be always a friction plays a role, right, in minute quantity. So कहीं से भी ये फ्रिक्शन फोर्सेस आ ही जाता है. एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ड्यू टू कांटेक्ट. सो अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी कहीं भी मूव कर रहे ऑन दिस अर्थ. सो एक जगह से अगर दूसरी जगह मूव करना है, भले ही वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट देर विल बी सम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ड्यू टू एयर, राइट. एयर तो हमेशा इधर उधर प्रेजेंट होगी, तो एयर के कारण जो फोर्स आएगा वो फ्रिक्शनल फोर्सेस होंगे. सो इस प्रकार से फ्रिक्शनल फोर्सेस या कोल्यूशन या नॉर्मल रिएक्शन जो भी फोर्सेस है वो सब कॉन्टैक्ट फोर्सेस है. So, generally, two objects in contact, while exerting mutual forces, try to push each other along their common normal. Quite often, we call it as a normal reaction. मतलब अगर किसी भी चीज को, जैसे अभी हमने एक ब्लॉक बनाया था एक वॉल के अगेंस्ट, हमने पहले भी पढ़ा था कि वॉल के अगेंस्ट अगर हम इसे फोर्स करेंगे, सो देर विल बी अ normal reaction from the wall, right. Provided it is this, there is minimum gap or there is contact, right. There is always contact. So इस प्रकार से हमने देखा कि दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं, एक नॉन कांटेक्ट और कांटेक्ट फोर्सिंग. ओके. सो यहाँ देखा कि नॉर्मल रिएक्शंस आती हैं जब भी हम उसे पुश करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को. अगर while standing on a table, अगर हम लोग टेबल पे स्टैंड करें, we push the table away from the us. हम लोग उसे डाउनवर्ड पुश करते हैं and table pushes us away from it upward. अगर टेबल पे हम खड़े रहते हैं तो टेबल क्या करता है, एक टेबल है ऐसा समझ लीजिए और इसके ऊपर कोई भी एक पर्सन स्टैंड कर रहा है. एंड दिस इज नॉट वेरी गुड फिगर बट दिस इज गुड फॉर एजम्पशन. ओके. So we push downward force, we provide downward force and table provide upward force, that is normal reaction. Okay. So इस प्रकार से कॉन्टैक्टिंग फोर्सेस में हमेशा एक नॉर्मल फोर्सेस भी होते हैं. Forces of friction, okay, is also contact force.
that arises whenever there is relative motion or tendency to relative motion between surface in contact. This is parallel or tangential component of the reaction force. In these cases, molecules of surface in contact which have developed certain equilibrium are required to be separated. अभी इसमें क्या होता है देखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर किसी भी चीज को एक जगह से मूव करना है दूसरी जगह, सपोज ये ब्लॉक है, राइट, और हम यहाँ जमीन के ऊपर रखा गया है, तो इसको हमें यहाँ से यहाँ पुश करना है। तो क्या होता है, जब भी इसको हम पुश करके इस साइड करते हैं, तो ये जो कांटेक्ट है इनके बीच में, वॉल और इसके बीच में, राइट, तो वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। ओके, सो देखिए, देर इज रिलेटिव मोशन, यहाँ एक रिलेटिव मोशन है, ये ग्राउंड जीरो पे है और ये मूव हो रहा है वेलोसिटी v से। ओके, तो अगर ये यहाँ से यहाँ मूव किया जाए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो उनके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है जहां भी कांटेक्ट होता है। तो वहाँ एग्जैक्टली फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या होते हैं, तो अगर हम माइन्यूटली देखे जाए, वहाँ देखा जाए तो क्या होता है, वहाँ का सरफेस, ओके, तो वहाँ का सरफेस बहुत ही माइन्यूट लेवल पे है। अगर मैं बोलूंगा कि अगर आप माइक्रोस्कोप या उस टाइप में अगर देखेंगे, तो दिस आर लाइक माइक्रोन लेवल, राइट, दिस वेवीनेस, अगर ये कितना भी फ्लैट दिखेगा सरफेस, तो भी वहाँ एक माइक्रोन लेवल पे इस प्रकार से एक प्रोफाइल होगा सरफेस का, राइट। और ये ब्लॉक ऊपर से आता है, वो भी ऐसे 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 अलग अलग सरफेस पे वेवीनेस होता है। ये मैं बता रहा हूँ आपको वेरी वेरी माइक्रोन लेवल। अगर आपको कोई भी सरफेस दिखता है, जो भी स्टील है या टेबल है, आपको बाहर से दिखेगा इट्स वेरी फ्लैट, बट एक्चुअली अगर हम प्रोफाइल अगर उसे बड़े ही माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो उसका प्रोफाइल ऐसे होता है, राइट। सो इसमें क्या होता है, देर इज दिस मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, राइट। सो उसको सेपरेट करने के लिए हमें ये फोर्स अप्लाई करना होता है। सो वहाँ एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक डायनामिक फ्रिक्शन भी होता है। सो वो अलग एक ब्रांच है, वो शायद अगर 11th के सिलेबस में कवर होगी तो हम देखेंगे आगे की स्टडीज में। वरना अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो तभी मैकेनिक्स करके सब्जेक्ट है, उसमें ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। सो फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। फ्रिक्शन से क्या होता है, फ्रिक्शन इज लाइक मैं कहूँगा कि एक अनवांटेड क्वांटिटी है। अगर हम बाइक चला रहे हैं, राइट, बाइक चला रहे हैं, और फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, जो भी पावर लॉस होता है, मतलब हम 1 गैलन में 40 किलोमीटर जा सकते हैं, सॉरी 1 लीटर में 50 किलोमीटर एक बाइक से जा सकते हैं, राइट। तो हम अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो हम बहुत ज़्यादा कवर भी कर सकते हैं, राइट। बट अगेन अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो टायर्स का जो ग्रिप है वो हमें मिलेगा नहीं, और उसके कारण एक्सीडेंट और बहुत सारे अलग प्रॉब्लम आ सकते हैं, राइट। सो फ्रिक्शन इज लाइक हमें चाहिए भी, लेकिन उसकी क्वांटिटी इतनी भी नहीं चाहिए कि उसके कारण हमारी लॉसेस बढ़ जाए, राइट। सो फ्रिक्शन इज लॉट ऑफ, मतलब उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी डिजाइनिंग सिस्टम ऑफ डिजाइनिंग, अगर हम कोई भी सिस्टम डिजाइन करते हैं उसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है फ्रिक्शन या नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्सेस में, तो आप पूछ सकते हैं इन चैट बॉक्स। तो अभी हम देखेंगे रियल एंड सूडो फोर्सेस। तो ये रियल एंड सूडो फोर्सेस क्या होते हैं देखते हैं। ओके, सो रियल एंड सूडो फोर्सेस। अभी रियल फोर्सेस तो आपको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ग्रेविटी, अगर कोई भी चीज ऊपर से नीचे जा रही है तो ग्रेविटी है, आपको पता ही है, राइट। सो आपने ये सब मतलब हम उसे मैथमेटिकल कंडीशन में लिख के उसका अप्लाई कर सकते हैं। बट देर आर सम फोर्सेस विच वी हैव टू कंसिडर। एक कोरोलिस इफेक्ट करके होता है, वो भी एक सूडो फोर्सेस है, मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन वो
Okay, I will like to explain, but first let's see what is meant by real and pseudo forces. तो real forces तो हमने देख लिए, जैसे ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो भी है, तो वो रियल फोर्सेस हो गए, राइट। और हम हाथ से किसी चीज को पुश कर रहे हैं, वो भी एक रियल फोर्स है। सो अभी देखेंगे कि सूडो फोर्स क्या है। अभी देखते हैं कंसिडर, तो हम ये पहले पढ़ लेते हैं। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या आप मुझे सुन सकते? सो सॉरी। सो यहाँ दो प्रकार के फोर्सेस हैं, रियल एंड सूडो फोर्सेस। सो हम पहले पढ़ लेते हैं यहाँ क्या लिखा है, देन वी विल गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन। कंसिडर अवर सेल्स इन साइड अ लिफ्ट। ऐसे समझ लीजिए कि हम लिफ्ट के अंदर है। व्हेन लिफ्ट जस्ट स्टार्ट्स मूविंग अप, जब भी ये लिफ्ट ऊपर जाती है, वी फील अ बिट हेवियर। ओके, हमें थोड़ा सा हेवी महसूस होता है। लाइक इफ समवन इज पुशिंग अस डाउन, हमें कोई नीचे पुश कर रहा है ऐसा फील होता है। दिस इज नॉट इमेजिनरी और नॉट जस्ट फीलिंग। ओके, सो इफ वी आर स्टैंडिंग ऑन वेइंग स्केल इनसाइड द लिफ्ट, अगर हम वेइंग स्केल को अगर लिफ्ट के अंदर रखेंगे, तो हम वो महसूस भी कर पाएंगे कि एट दैट टाइम वेइंग स्केल रिकॉर्ड्स एन इंक्रीज इन वेट। जब हम लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो हम वेट में इंक्रीज महसूस कर सकते हैं। ड्यूरिंग ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म अपवर्ड वेलोसिटी, नो सच चेंज इज रिकॉर्डेड। ओके, अगर हम यूनिफॉर्म अपवर्ड वेलोसिटी में हम जा रहे हैं, मतलब अभी कैसे है, स्टार्टिंग में हमने लिफ्ट चालू हो गई, तब एक हमें पुश मिला, राइट, अपवर्ड जाने के लिए। उसके बाद वो यूनिफॉर्मली ऊपर जा रही है, तो देन यू विल नॉट सी चेंज इन वेट, right? While stopping at some upper floor, the lift undergoes downward acceleration. तो किसी भी जगह स्टॉप करते समय वो शेक होती है, राइट। तो उसके कारण भी वो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होता है फॉर डिक्रीजिंग द अपवर्ड वेलोसिटी। सो तब क्या होगा, इन दिस केस वेइंग स्केल रिकॉर्ड्स लॉस इन वेट। तब अगर आप लिफ्ट के अंदर है और वो वेट चेक कर रहे हैं, तो वो कम दिखाई देगा। And we feel lighter when it is going downward, whenever there is downward acceleration. So these extra upward और downward forces, जो भी weighing scale पे आपका weight कांस्टेंट नहीं है, वो बढ़ता है या कम होता है, तो कोई तो एक फोर्स है, राइट। तो वो जो एक्स्ट्रा फोर्स है, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी फोर्स और सूडो फोर्स, and it can be measurable, right? These extra upward or downward forces are measurable, हम measure कर सकते हैं, means they are not imaginary and not accountable as per Newton's second law in inertial frame. तो हमने जो अभी inertial frame पढ़े थे, उसमें ये account नहीं किया जाता है। Not among any of the four fundamental forces, और जो भी four fundamental forces है, उसमें से भी नहीं है। ओके, सो तो ये फोर्स क्या है, दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स। लेट्स सी। व्हेन वी आर इनसाइड अ बस, सच फोर्सेस आर एक्सपीरियंस। तो बस में भी हम ये इस प्रकार के फोर्सेस को एक्सपीरियंस करते हैं। व्हेन द बस स्टार्ट्स, राइट, तो हमें पता ही है कि ये जो बसेस के अंदर या कोई भी व्हीकल, नॉट ओनली बसेस, राइट, it's not very good figure, but good for assumption. So any person sitting inside, right, or standing also, that's fine. Um, when bus start to move forward acceleration, just move होती है आगे, just start होती है। तो आपने देखा होगा कि हम अगर बस स्टार्ट होती है इस डायरेक्शन में, तो हम क्या होते हैं, पीछे जाते हैं, राइट। हमने वो महसूस किया होगा। सिमिलरली अगर बस रुक रही है, तब क्या होता है, ब्रेक लगाने के बाद वो
एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होता है या इट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट टाइम वी लीन फॉरवर्ड, हम आगे जाते हैं, राइट? When we are inside the bus, such forces are experienced when the bus start to move, forward acceleration; when the bus is about to stop, backward acceleration; or it takes a turn, centripetal acceleration, right? Turn लेते समय भी हमने वो forces देखे होंगे. In all these cases, we are inside the accelerated system, which is our frame of reference. So इसमें क्या है, जो भी हमारा frame of reference वही accelerate हो रहा है, right? तो इसमें ये फोर्स, इफ फोर्स मेजरिंग डिवाइस इज सुटेबली यूज्ड, अगर हम लोग फोर्स मेजरिंग डिवाइसेस यूज करेंगे लाइक वेइंग स्केल रिकॉर्डिंग चेंज इन वेट, these forces can be recorded and will be found to be always opposite to the acceleration of your frame. तो क्या है कि हम इस फोर्स को अगर मेजर करेंगे तो always see that these forces, suppose acceleration is in this direction, then these forces, right, these pseudo forces, I will name it as pseudo forces, this will be always in opposite of that acceleration direction, acceleration और deceleration जो भी है, तो उस acceleration के direction के opposite में ये forces होंगे. These forces can be recorded and will be found to be always opposite to the acceleration of your frame of reference. तो हमारा जो भी frame of reference है acceleration का, उसके opposite direction में इस forces को आप measure कर सकते हैं. They are also exactly opposite to माइनस एम ए, मतलब मास इंटू एक्सलेशन जितना भी है तो उतना फोर्स वो हमेशा लगता है, where m is our mass and a is the acceleration of the system. ओके, सो मास क्या है, तो जो भी बस का जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें मास इज, अगर हमें हमारे पर मतलब कितना फोर्स लग रहा है वो देखना है तो हमें क्या मास लेना है, तभी मास इज आवर मास नॉट व्हीकल मास. ओके, सो इस प्रकार से हम इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, जितना भी एक्सेलरेशन हो रहा है तो, और उसका डायरेक्शन हमें पता करना है तो इट विल बी ऑलवेज अपोजिट टू द एक्सेलरेशन. ओके, सो अगर मतलब हमने देखा कि फॉरवर्ड एक्सेलरेशन है तो बैकवर्ड फोर्स लगते हैं, राइट? अगर एक्सेलरेशन इज इन नेगेटिव डायरेक्शन और डिक्सलेरेशन है तो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन. ये बस का एग्जांपल लेंगे तो बस इज मूविंग, सपोज बस और कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन और उसके एक्सेलरेशन और डिक्सलेरेशन के अनुसार आपको ये फोर्स लगेंगे, राइट? सिमिलरली अगर ये बस टर्न ले रही है, if it is turning towards left, right, suppose this is the road, so यहाँ क्या है देखिए, ये एक्सेलरेशन इस साइड है, राइट? सो हम किस तरफ जाएंगे, आउटवर्ड, राइट, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इनसाइड. सिमिलरली अगर हम राइट टर्न लेते हैं तो एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स सेंटर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट, और फोर्स हमें हमेशा बाहर रहेगा, इसलिए हम राइट टर्न लेते हैं तो हम लेफ्ट में झुक जाते हैं, राइट? सो इसमें दो चीजों पर यहाँ देखना चाहिए. अगर suppose this when do you feel, means there will be always mass into acceleration, ये force हमेशा होगा, right? अगर ये acceleration is not such a high, मतलब उसकी quantity अगर ज्यादा नहीं है तो हम लोग इतना force ये मतलब महसूस नहीं कर पाते हैं. जैसे there are some smooth riders and they will take a car from 0 to 30 सेकेंड इन वेरी वेरी स्मूथ वे. अगर बहुत टाइम लेके आराम से जाते हैं तो क्या होता है, 0 to 30 मीटर पर सेकेंड अगर बहुत टाइम लेके किया जाए तो अगर 10 सेकेंड में वो धीरे धीरे जा रहा है, देन यू विल नॉट फील बिकॉज एक्सेलरेशन इज वेरी लो, राइट?
तो हमको वो पीछे जाने और आगे जाने की जो प्रक्रिया होती है वो महसूस नहीं कर पाएंगे. सो एक्सेलरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. और एग्जांपल देंगे तो जो भी गाड़ी सडन ब्रेक लगता है, राइट, गाड़ी में सडन ब्रेक लगता है तो एवरीवन मूव्स टुवर्ड्स फॉरवर्ड, राइट. सो तभी भी हमने देखा होगा कि एक्सेलरेशन इज टू हाई, मतलब क्या है कि उसमें गाड़ी सीधा सपोज 50 किलोमीटर पर आवर से सीधा जीरो पे आनी चाहती है विद इन 2 और 3 सेकेंड, राइट. सो यू कैन इमेजिन द एक्सेलरेशन, हमारे मास ऑफ द बॉडी, राइट. सो इस प्रकार से अ, इस प्रकार से ये सूडो फोर्स एक्ट होते हैं. नाउ वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड और डिस्क्राइब रियल फोर्सेस to be those which obeys the Newton's law. Forces in the abolition do not satisfy the description and can't be called real forces. Hence, this is called इनको हम क्या कहते हैं, pseudo forces. Okay. Pseudo is a general term, does not mean imaginary. ये imaginary forces नहीं है, because we can measure these forces, right? हम लोग इस forces को measure कर सकते हैं. But just means non-real, these forces are measured to be minus ma, hence the term minus ma added to the resultant force enables us to apply Newton's law of motion to the non-inertial frame of reference of acceleration A. So जो भी हम लोग non-inertial frame पढ़े हैं तो उसमें हम लोग इस quantity को define कर सकते हैं pseudo forces की, राइट. सो सूडो फोर्सेस को क्या करते हैं कि हम माइनस एम ए उसको क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं और वो फोर्स हमारे पर अप्लाई हो रहा है ऐसा एज्यूम करते हैं. ओके. सो यहाँ नेगेटिव साइंस रेफर्स टू देयर डायरेक्शन. सो यहाँ नेगेटिव साइन क्या रेफर करता है कि ये डायरेक्शन यहाँ जो भी एक्सेलरेशन का है, सो जो भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उसके अपोजिट में ये अप्लाई होगा या इनर्शियल फ्रेम की. ओके. विच इज अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम. रेफरेंस फ्रेम जहां भी एक्सेलरेट हो रही है जिस भी डायरेक्शन में उसके अपोजिट में ये फोर्सेस हमेशा अप्लाई होगा. सो एज पर इलस्ट्रेशन हमने जो भी पढ़ा है लिफ्ट का, तो वहां देखते हैं कि क्या होता है विद द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन. ओके. तो क्या होगा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, मतलब नीचे जा रही है लिफ्ट अचानक से, तो तब क्या होता है, ये है हमारा एम जी, मतलब हमारा वेट, और माइनस एम ए इज ड्यू टू दैट एक्सेलरेशन, राइट. तो हमें यहाँ लाइट महसूस होगा जब भी डाउनवर्ड जाएगी, और जब अपवर्ड जाएगी तो क्या होगा, ये फोर्स ऐड हो जाएगा, तो इसलिए हमें हेवियर महसूस होगा. ओके. इन दिस केस जी एंड ए वन आर अपोजिटली डायरेक्टेड, राइट. मतलब यहाँ जब लिफ्ट ऊपर जाना चाहती है और सडनली वो मूव हो रही है, तो सो इस प्रकार से हम ये दूसरा केसेस में, मतलब अपवर्ड फोर्सेस में हम हेवियर महसूस करते हैं, और जो भी नीचे जा रही है तब उसे लाइटर महसूस करते हैं. ओके. सो इस प्रकार से यहाँ एक सूडो फोर्सेस होते हैं. सो एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा कि सपोज देर आर टू पर्सन्स इन द vehicle. One has mass m1 is equal to 50 kg, and another person has mass of 100 kg, right? So who will experience more force, more pseudo force, right? Can you write in the chat box? So there are two persons. So suppose acceleration is 1 meter per second square, and who will experience more forces? So yeah, M2 will experience more force, right? So probability, मतलब probability नहीं बोल सकते, मतलब जो भी M2 है उसके पर ये फोर्स ज्यादा लागू होगा, इसलिए उसे गिरने की संभावना ज्यादा है,
right? So whoever is more heavier person has more tendency to fall down whenever there is acceleration. ओके, सो इस प्रकार से ये सूडो फोर्स काम करते हैं. कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या कोई भी डाउट, क्वेरीज, कुछ समझ में नहीं आया तो भी आप लिख सकते हैं. यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. ये देखिए, ये हम अगर इस चीज को, सूडो फोर्सेस को, अगर हम डेली लाइफ में अगर इसे हम महसूस करेंगे या जान लेंगे, तो आपको बहुत ही इजी होगा इस कंसेप्ट को समझना. जैसे हम गाड़ी में जा रहे हैं, ओके, दिस इज फॉरवर्ड एक्सेलरेशन, तो हमारे पर हम पीछे जाते हैं, राइट? हम गाड़ी स्टार्ट होती है तो अगर किसी ने ब्रेक लगा दिया तो हम आगे गिरते हैं. तो इस प्रकार से हम डेली के इसमें भी हम इस चीज को अनुभव कर सकते हैं. या there are certain things also if you are sleeping, right? So तो अगर आप सपोज एक गाड़ी में सो रहे हैं, मतलब फ्लैट, ओके, so you will not experience much force, right? Because in that case, whatever the force you are getting is मतलब आपको imbalance नहीं करेगा, right? तो आपको आप सो रहे हैं तो आपको इतना महसूस नहीं होता. इसलिए आजकल जो भी स्लीपिंग कोच है वो मतलब यूज किया जाता है, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्सेलरेशन उसमें इतना महसूस नहीं होता. बट वहाँ अगेन ऐसी भी थियरी है कि रोड के वाइब्रेशन के कारण प्रॉब्लम्स आती है, मतलब कोई सो नहीं पाते. सो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, यू हैव टू कंसिडर व्हाइल डिजाइनिंग द व्हीकल अकॉर्डिंग टू रोड प्रोफाइल. तो वहाँ शॉक एब्जॉर्बर्स यूज किए जाते हैं. सो वहाँ शॉक एब्जॉर्बर इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि जो रोड का वाइब्रेशन है या रोड में जो खड्डे हैं, वो जो आदमी अंदर बैठे हैं उनको इतना फील ना होवे, राइट? तो उसके लिए वहाँ शॉक एब्जॉर्बर यूज किए जाते हैं, जो हमने हमारे बाइक या कार व्हीकल में भी देखे होंगे. तो वहाँ स्प्रिंग और डैम्पर सिस्टम होता है. सो या सो कहने की बात थी कि यहाँ ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हैं जो डिजाइनिंग में बहुत सारे काम आते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डिजाइनिंग द सिस्टम. सो ये तो छोटा सा पार्ट था सूडो फोर्सेस का, और हम डेली लाइफ में भी इसे यूज कर सकते हैं समझने के लिए इस कंसेप्ट को. ओके, सो यहाँ देखिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है इन्होंने. सो ये देखिए, कार ऑफ मास 1.5 टन, तो अब 1.5 टन इज लाइक 1500 केजी, राइट? इज रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड. एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रही है ये गाड़ी, ठीक है? सो लेट्स ड्रॉ एन स्मॉल car here. ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कार मूव हो रही है. ऑन अ टर्निंग द इंजन ऑफ, अगर इसका हम इंजन ऑफ कर देते हैं तो इट स्टॉप्स इन 20 सेकेंड्स. वो 20 सेकेंड लेती है स्टॉप होने के लिए खुद से. वाइल रनिंग एट सेम स्पीड ऑन द सेम रोड, उसी सेम रोड पे क्या हो रहा है कि ड्राइवर ऑब्जर्व्स एन एक्सीडेंट 50 मीटर इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही इमीडिएटली अप्लाइज द ब्रेक. ओके, यहाँ किधर तो एक्सीडेंट देखा इन्होंने, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए उन्होंने ब्रेक लगा दिया. तो दिस डिस्टेंस इज अराउंड 50 मीटर, राइट? ये डिस्टेंस है 50 मीटर. तो ही इमीडिएटली अप्लाइज द ब्रेक्स एंड जस्ट मैनेजेस टू स्टॉप द कार. मतलब ये कार यहाँ जाके बराबर यहाँ 50 मीटर पे रुक गई. ओके, ही इमीडिएटली अप्लाइज द ब्रेक एंड जस्ट मैनेजेस टू स्टॉप द कार एट द एक्सीडेंट स्पॉट. वो उस एक्सीडेंट स्पॉट तक आके रुक गई. कैलकुलेट द ब्रेकिंग फोर्स, तो वो ब्रेकिंग फोर्स कितना था वो हमें पता करना है. ऑन टर्निंग द इंजन ऑफ, तो हम अभी पहले क्या देखते हैं, इंजन ऑफ करने पर क्या होता है?
तो हमें पता ही है u इज 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब उस वो जो गाड़ी है 72 किलोमीटर पर आवर को हमने किस में कन्वर्ट किया, मीटर पर सेकेंड में. सो ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट द यूनिट्स यू आर यूजिंग, राइट. सो 72 किलोमीटर पर आवर से 20 मीटर पर सेकेंड इज इनिशियल वेलोसिटी. v इज जीरो, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो भी हम उस गाड़ी को रुकने के बाद वो जीरो होने वाली है, राइट. सो जीरो एंड इट टेक्स 20 सेकेंड, राइट. सो क्या एक्सेलरेशन होगा, ये v माइनस यू इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ये क्या है, उस रोड का फ्रिक्शनल रिटार्ड फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन है. ओके, फ्रिक्शनल रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन है. सो ये है रोड के कारण जो एक्सेलरेशन इसमें हो जाता है गाड़ी में. आफ्टर सीइंग एन एक्सीडेंट, तो उन्होंने क्या किया है, आफ्टर सीइंग एन एक्सीडेंट इट टेक्स लाइक 20 मीटर पर सेकेंड, और उससे गाड़ी को जीरो लाने के लिए 50 मीटर लगे उन्हें. सो ये एक अलग फॉर्मूला है ये कैलकुलेट करने का. आई थिंक यू माइट हैव स्टडीड दिस फॉर्मूलाज, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स. सो यहाँ क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड, 2s like distance, s is distance here. So अगर हमें फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी और डिस्टेंस पता है तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं. अगर हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी और टाइम पता है तो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला वेयर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. सो हमने यहाँ से ब्रेकिंग के बाद वाला एक एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया. तो रिटार्डेशन इज द कंबाइन इफेक्ट, राइट. सो यहाँ एक कंबाइन इफेक्ट है, ब्रेकिंग रिटार्डेशन. सो ब्रेकिंग एंड फ्रिक्शन, ओके. सो यहाँ इट्स 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. और फिर इसका तो 1500 इज मास, so 1500 into 3 becomes 4500 Newton. Okay. So इस प्रकार से हम 4500 न्यूटन फोर्स अप्लाई होगा कार पे, ओके, नॉट ऑन पर्सन सिटिंग इन द व्हीकल. सो इस प्रकार से हमें हमेशा मास और एक्सेलरेशन इन चीज़ों पर ध्यान देना है और उसके अनुसार हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके. So let's go to the next topic, like conservative and non-conservative forces and concept of potential energy. Let's read it. Consider an object lying on the ground is lifted and kept on a table. एक ground से हमने एक object उठाया और एक table पे रख दिया, right? एक object है, suppose इस object को table पे रख दिया. Neglecting air resistance, the amount of work done in the work done against gravitational force and it is independent of actual path chosen. So इसके पर हमने जो काम किया, मतलब इसको ये ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड से इसे ऊपर रखने के लिए हमने जो भी वर्क किया, राइट, सपोज दिस इज हाइट एच, तो जो भी काम किया इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मतलब हम एयर रेजिस्टेंस वगैरह सब नेग्लेक्ट कर रहे हैं. So in that case, whatever the amount of work done we have carried out on this object is so it's independent of actual path chosen. मतलब हम उठा के यहाँ से ऐसा रख देंगे या यहाँ से ऐसा रख देंगे, किसी भी पाथ से हम इसे रख सकते हैं, राइट. सो इट इज इंडिपेंडेंट, इसके ऊपर जितना भी काम किया है दैट इज कांस्टेंट वैल्यू. सो हमने एयर रेजिस्टेंस वगैरह हमने कंसिडर नहीं किया है. Similarly, while keeping the same object back on the ground from the table, the work is done by the gravitational force.
सो हम अगर इसे वापस इसे जमीन पर रख देते हैं तो अगेन इट इज सेम थिंग। मतलब हम उसके पर काम कर रहे हैं, मतलब उसे उठा के नीचे रख रहे हैं या उसे उठा के ऊपर रख रहे हैं, बट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ चोजन। सो सो इन आइदर केस द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज द सेम। दोनों केस में क्या है, हमने जो अमाउंट ऑफ वर्क किया वो सेम है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल पाथ चोजन। मतलब हमने जो भी पाथ चूज किया है, यहाँ से यहाँ रखा या वहां से यहाँ रखा, किसी भी पाथ से रखा तो भी उसका जो भी उसके ऊपर वर्क किया है विच इज सेम, राइट। वर्क डन बाय फोर्स एफ मूविंग द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्टेंस एक्स कैन बी mathematically represented dw f dx or is equal to du is equal to minus f dx। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स, हम इस बॉडी पर एक फोर्स लगाएं और उसका मूवमेंट कितना हुआ dx, राइट। सो इस बॉडी को कहाँ मतलब इस ग्राउंड से यहाँ तक लेके गए, सो उसको कितना मूवमेंट मिला h, और फोर्स कितना था उसका mg, मतलब उसका वेट इज द फोर्स, राइट। mg इज h इज द टोटल वर्क डन ऑन दिस बॉडी। सो mg इज f, यहाँ f है फोर्स, और जो dx है वो डिस्टेंस, राइट, विच इज h। तो इस बॉडी को नीचे से ऊपर रखने के लिए हमको कितना फोर्स लगा mgh, राइट। सिमिलरली अगर उसे ऊपर से नीचे रखते हैं देन ऑल्सो वी आर हैविंग द same force, same work we have to carry out. Work is nothing but energy which we are giving it to the block to make a changes, राइट। तो हम उसमें जो भी चेंज करना चाहते हैं, जैसे उसे ग्राउंड से उठा के ऊपर रखना है या ऊपर से नीचे रखना है, सो जो भी वर्क किया जाता है इट्स डिपेंड ऑन द फोर्स एंड द डिस्टेंस by which its object moves। Okay. Uh, Sorry. If the work done by against a force is independent of the actual path, the force is said to be conservative force। अभी जो भी हमने पढ़ा वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस है। During the work done by conservative force, the mechanical energy sum of kinetic and potential energy is conserved। तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस के जो हम नियम है उसमें क्या होता है कि ऑलवेज दोज फोर्सेस और दोज वर्क एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, मतलब ये वेस्ट नहीं होती, वो कंजर्व किया जाता है। इन फैक्ट वी डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट और पोटेंशियल एनर्जी इन द टॉपिक ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब हम अगर ग्रेविटेशन कंसिडर कर रहे हैं तो हम हमने जो टेबल पे बॉक्स रखा था या छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा था, वो क्या हो गया, उसके पर हम पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, द वर्क डन बाय अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस रिफ्लेक्ट्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अ, इसका मतलब ये है जो भी वर्क डन हो रहा है तो वो हम उस पोटेंशियल एनर्जी के माध्यम से उसे लिख सकते हैं। ओके, the corresponding work done is used in changing the position or in achieving the new position in the gravitational field। So ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कि इस ग्रेविटेशनल फील्ड में उसे यहाँ से यहाँ लाने के लिए जो भी यूज किया है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो भी वर्क डन दिया गया है, राइट। Hence, potential energy is often referred as energy persist on the account of position। मतलब यहाँ तो हम इस ग्राउंड को जीरो पकड़ते हैं जनरली हाइट, राइट, और ये h है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अभी, mgh। तो हम क्या है एयर और बाकी सब फ्रिक्शन या जो भी है हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो कंसिडरिंग दैट what is the potential energy this object has now, if it is moved from ground level to on the height h, then it will have the potential energy of mgh, right। so इस प्रकार से हम
उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं इन कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट। हम इसमें क्या कंसिडर नहीं कर रहे, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल फोर्सेस वी आर नॉट कंसिडरिंग. In the illustration given above, the work done is reflected uh, as an increase in the gravitational potential energy. तो इसमें क्या है, gravitational potential energy increase होगी. Okay, when the displacement against the gravitational force. तो क्या हो गया कि हम यहाँ से यहाँ उठा के लेके गए, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से अगेंस्ट में उसे लेके गए, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी. और सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीज व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में अगर ये नीचे चला जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी. ओके, सो यहाँ देखिए जीरो है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अगर एच पकड़ेंगे तो मास तो कांस्टेंट है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी. सो अगर उसे ग्राउंड लेवल पे रखे तो हम उसकी एनर्जी जीरो मान सकते हैं. लेकिन जिस प्रकार से हम टेबल पे रखेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, विच इज मोर, हमने ऐड कर दिया, राइट. सो इस प्रकार से देखिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमने काम किया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई. अगर हमें वापस नीचे रख देंगे, विच इज लाइक इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होता है, राइट, टुवर्ड्स ग्राउंड. तो इसके अपोजिट में रख देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी. अगर इसके डायरेक्शन में, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में ही रख देंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. सो यही यहाँ लिखा है. इन द आइदर केस, इन बोथ द केस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, राइट. हम लोग उसका पाथ कैसे भी, मतलब अगर ये सर्कुलर इस प्रकार से पाथ में रख के अगर हम लोग ग्राउंड पे रखेंगे या ऐसे ऐसे करके उसे ऊपर रख देंगे टेबल पे, इट डजेंट मैटर. Okay, so this change in the potential energy takes place in such a way that mechanical energy is conserved. So यहाँ mechanical energy conserve हो जाती है. As discussed above, increase in the potential energy is du minus f dx. U is equal to minus मतलब f dx, where f is conservative force. This concept will be described in detail. So इस concept को हम chapter 5 में detail से पढ़ेंगे. In context of gravitational potential energy and gravitational potential. सो ग्रेविटेशन क्या, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है उसे हम डिटेल में पढ़ सकते हैं चैप्टर 5 में. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इफ फ्रिक्शन ऑन एयर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट, राइट, एडिशनल वर्क इज नेसेसरी अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स. हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि फ्रिक्शनल फोर्सेस होते हैं, राइट. सो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ ग्राउंड है सब तो यहाँ एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट. तो अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, so it has to work against this air molecules and it will try to oppose. अगर ये फॉल हो रहा है तो उसको अपोज करेंगे कि तू इस ऑब्जेक्ट को कि तू फॉल मत होना, राइट. सो वी हैव टू पुट मोर एनर्जी एज कंपेयर टू वट एवर वी आर कैलकुलेटिंग, राइट, इन कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो उससे हमें ज्यादा एनर्जी यहाँ इंड्यूस करनी होगी. सो इफ द फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस, सो अभी एयर रेजिस्टेंस यहाँ है तो वो अगर हम लोग कंसिडर करेंगे, एडिशनल वर्क इज नेसेसरी अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स. दिस वर्क इज स्ट्रिक्टली पार्ट डिपेंडेंट. मतलब उसमें देखिए अगर हम इस प्रकार से इसको नीचे लाएंगे तो वी हैव टू सी मोर एयर रेजिस्टेंस, राइट, इन इंस्टेड ऑफ दिस पाथ. अगर इस पाथ से आएंगे तो हमें कम एयर रेजिस्टेंस होगा. सो इस पाथ से आएंगे तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा. सो इट इज वेरी पाथ डिपेंडेंट, किस पाथ से ये ऑब्जेक्ट फॉल होता है या फॉल होता मतलब उसको मूवमेंट होता है. सो एंड दीज फोर्सेस आर नॉट रिकवरेबल, राइट. हम लोग इसको रिकवर भी नहीं कर सकते. जैसे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन में जो भी एनर्जी वेस्ट होते हैं वी कांट, हम लोग उसे क्या बोलते हैं, कलेक्ट नहीं कर सकते किसी भी हालात में. दीज आर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, हम इसको कंजर्व नहीं कर सकते. दीज आर द वेस्टेड ऑलवेज. सो फ्रैक्शन ऑफ दोज फोर्सेस वी कैन कंजर्व, वेरी वेरी माइन्यूट फ्रैक्शन. और हमको उस
स्मॉल माइन्यूट फोर्स को अगर कंजर्व करना है, यू हैव टू पुट मोर एनर्जी अगेन, सो इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, सो हम लोग उसको कंजर्व नहीं करते. Work against these forces appears as heat, sound, light, etc. The work done against non-conservative forces is non-recoverable, even if the path is exactly reverse. तो हम लोग इस पाथ से अगर इसे फेंक देंगे और वापस इसी पाथ से अगर लेके जाएंगे, तो भी इस एनर्जी को हम रिकवर नहीं कर सकते. सो आगे जाके आप पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो आप इन चीजों के बारे में, जैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को बहुत सारा ध्यान देना होगा, राइट. सो हियर आई वुड लाइक टू, मतलब ये अगर ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल आया ही है, सो I would like to ask one question. If there are two objects, okay, it has mass m और यहाँ m2, okay, so m1 is like 1 kg or m2 is like 100, somewhere like 50 kg. अगर इसको हम let me draw again. So एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है m1 जहाँ 1 kg है, और एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट है जहाँ उसका वेट है 50 kg. अगर इसको ग्राउंड में से ऊपर लेके जाएंगे और इसे नीचे फेंक देंगे, तो विच ऑब्जेक्ट विल रीच फर्स्ट? क्या आपको इसको पता है? और मैं कहूंगा कंजर्वेटिव फ्रेम में देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस एंड नथिंग, परफेक्टली वैक्यूम. So that's the question for you, and I will like to get answer in next lecture. So yeah, that's good. आपके आंसर्स बराबर हैं, बट आई एम इन कंजर्वेटिव फोर्सेस फ्रेम, राइट. सो मैं सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ही कंसिडर कर रहा हूँ. इन दैट केस, इफ दिस ऑब्जेक्ट्स आर फॉलिंग, देन विच ऑब्जेक्ट विल रीच फर्स्ट? आई थिंक एट्थ और नाइन्थ स्टैंडर्ड की बुक में आपने ये पढ़ा होगा, mgh, then potential energy is converted to kinetic energy, and then that is equal to half mv square. So मैं आपको सिर्फ एक हिंट देना चाहता हूँ यहाँ. So you can go and check your ninth or 10th books. There is such type of formulas are there which you can convert this thing to the velocity it's reaching, and you can convert the distance, and you can carry out the calculation how much time it requires for this mass and this mass. But anyway, let's get the answer next lecture. Till then, have a great evening. Take care.